अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 18 कैप 5 का स्टार्ट हो गया है और हमने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर दिया था, लेकिन सिर्फ फॉर्मेट्स बनाए थे। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन दो कॉस्टिंग सिस्टम्स हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या करते हैं जी, हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट को एब्जॉर्ब करवाते हैं। बाकी तो होती है ना प्रोडक्ट की कॉस्ट में, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड तो हैं ही। फिक्स्ड ओवरहेड भी हम इसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब करवाते हैं, शामिल करते हैं, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम फिक्स्ड कॉस्ट को शामिल नहीं कर रहे। इसका मतलब फिक्स्ड एफओएच एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बन जाते हैं, और प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बन जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल में पड़े होंगे अगर चीज़ें बिक जाएँ तो, और अगर नहीं बिकी होंगी तो क्लोजिंग स्टॉक में। पीरियड कॉस्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट कॉस्ट बन गई। ठीक है। और अगर सवाल में गिवन नहीं होंगे तो OAR का फॉर्मूला लगाना है बस। बजटेड एफओएच जो लेने हैं वो सिर्फ फिक्स्ड वाले लेने हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड एफओएच का रेट आप निकाल रहे हैं। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आप इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते, बल्कि जस्ट इसको पीरियड कॉस्ट के तौर पे एक्चुअल एक्सपेंसेस को ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है जी। वेरिएंस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आएगा, मार्जिनल में इसलिए नहीं आता क्योंकि मार्जिनल वाले एक्चुअल एफओएच को ही प्रॉफिट स्टेटमेंट के अंदर लेते हैं, एब्जॉर्प्शन वाला काम नहीं कर रहे होते। ठीक है जी। फिर फुल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो आपने क्लोजिंग स्टॉक, अगर फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है उसको क्लोजिंग स्टॉक यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगी, जबकि यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आएगी। अल्टरनेटिव नेम्स बताए थे आपको और यूजेस बताए थे। फिर कल हमने फॉर्मेट बना लिए थे दोनों सिस्टम्स के अंदर प्रॉफिट स्टेटमेंट के। अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के तहत प्रॉफिट स्टेटमेंट बना रहे हैं तो सेल्स में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स जब मैं बोलूँ ना तो दिमाग में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट लाया करें जो बेसिक्स में करवाया था, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स, फिर टोटल में फैक्ट्री कॉस्ट, फिर ओपनिंग प्लस करते थे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, लेस करते थे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, फिर प्लस करते थे ओपनिंग फिनिश गुड लेस क्लोजिंग तो कॉस्ट ऑफ सेल। मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी होती है। ठीक है। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है ना, इसी के अंदर ही है। जो चीज़ें बिक गई होंगी और जो नहीं बिकी होती हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल में होती हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक एसेट पड़ा होता है। ठीक है। अच्छा, फिर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर हमने सेलिंग एक्सपेंसेस लेने होते हैं और एडमिन नॉर्मली होते ही क्या हैं, फिक्स्ड, जबकि सेलिंग एक्सपेंसेस फिक्स भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, लेकिन सारी वेरिएबल कॉस्ट को, चाहे वो प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट हो चाहे सेलिंग वाली। प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट में रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये नॉर्मली वेरिएबल ही होते हैं। ठीक है। और वेरिएबल ओवरहेड्स, तो ये सारे प्रोडक्शन वाले वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल में माइनस कर देते हैं हम यहाँ पे, और वेरिएबल सेलिंग भी माइनस कर देते हैं। अब जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया जाता है तो ये कंट्रीब्यूशन निकलता है, इसको कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। यानी ये कंट्रीब्यूशन की फिगर है, अगर फिक्स कॉस्ट को कवर कर लेगी और उससे भी ऊपर है तो फिर हम प्रॉफिट में जा सकते हैं, वरना मिसाल के तौर पे कंट्रीब्यूशन 100 रुपये आया और फिक्स कॉस्ट आपकी है 80 रुपये तो 20 रुपये का प्रॉफिट। और अगर आपका कंट्रीब्यूशन आया 100 रुपये और फिक्स कॉस्ट भी 100 है तो आप ब्रेक इवन पे हैं। और अगर आपका कंट्रीब्यूशन 100 रुपये आया और आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो 110 हो गई है तो आप 10 रुपये के लॉस पे। तो कंट्रीब्यूशन मीन्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट। तो इस कंट्रीब्यूशन में से फिर हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन वाली हो, चाहे सेलिंग हो, चाहे एडमिन हो। और यहाँ पे आपने देखा मार्जिनल कॉस्टिंग वाले जो फिक्स्ड एफओएच को प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते बल्कि एज अ पीरियड कॉस्ट चार्ज करते हैं, उसका मतलब ये था। ठीक है। फिर हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग बनाना सीखी दोनों में, तो वर्किंग बिल्कुल सेम है। ये देखें, इवन मैंने यहाँ पे क्या किया था, कॉपी पेस्ट किया था। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत ये प्रोडक्शन की कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं। अब दिमाग में लाएं, ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 0 है, इसीलिए यही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बन गई। ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स को एडजस्ट किया तो ये क्या बन गई जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इधर आए
तो इन्होंने फिक्स्ड एफओएच को प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनाया ही नहीं है। अच्छा, वो फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है? वही ओएआर, जो भी मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। अच्छा, तो जब इन्होंने प्रोडक्ट की कॉस्ट में इसको चार्ज नहीं किया तो कहाँ किया था? मैंने पहले ही बता दिया, उन्होंने पीरियड कॉस्ट। अब इनकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, और इनकी सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब चूंकि उन्होंने ओएआर की बेस पे फिक्स्ड एफओएच को प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनाया था, ओएआर इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, तो एब्जॉर्ब्ड एफओएच लिए थे, तो पीरियड एंड पे फिर अगर एक्चुअल एफओएच इससे डिफरेंट आ गए तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अंडर ओवर एब्जॉर्ब की, जबकि इनको इस एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जनाब फॉर्मेट फिर पूरा कर लिया था हमने ऐसे, ठीक है। यहाँ पर अंडर ओवर एब्जॉर्ब की, यानी अगर अंडर एब्जॉर्ब्ड हैं, वो निकालने का तरीका वही है जैसे सिखाया था, एब्जॉर्ब्ड एफओएच लेस एक्चुअल एफओएच का फॉर्मूला था हमारा। तो हम कहते हैं एब्जॉर्ब अगर 100 हैं, एक्चुअल अगर 80 हैं, तो इसका मतलब एब्जॉर्ब ज़्यादा हो गए हैं। तो कोई खर्चा ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया हो तो सही करने के लिए क्या करते हैं? कम। कहाँ कम करते हैं? यहाँ कम करते हैं। अंडर ओवर की एडजस्टमेंट आ गई। अगर ओवर एब्जॉर्ब हो गए हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करो, जहाँ प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा चार्ज होगी वहाँ पे सही कर लो, पीरियड एंड पे एक बार कर लेते, ठीक है ना। और जहाँ अगर अंडर एब्जॉर्ब रह गए हैं तो फिर एक्सपेंस बढ़ा लो, जबकि यहाँ पे ऐसी कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ओएआर को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम को यूज़ ही नहीं कर रहे, फिक्स्ड ओवरहेड्स को एस्टिमेटेड वाली बेस पर एब्जॉर्ब करवा ही नहीं रहे होते, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये डिसीजन मेकिंग के लिए ये वाली कॉस्ट ज़्यादा यूज़ होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम जो यूज़ होता है, ओके। अब यहाँ पे कुछ बातें जो काबिल ज़िक्र थी वो क्या हैं? रेवेन्यू आपने सेलिंग प्राइस पर यूनिट को हमेशा सेल यूनिट से मल्टीप्लाई करके निकालना है, और अगर कोई सेलिंग कॉस्ट्स आ जाएं जैसे कमीशन वगैरह हो गया, तो उनको भी आपने सेल रेवेन्यू के परसेंटेज के तौर पे भी गिवन हो सकता है वो, या पर यूनिट गिवन हो तो सेल यूनिट्स से मल्टीप्लाई करके भी निकाला जा सकता है। तो आपको दो चीज़ों में सोल्ड यूनिट्स नज़र आ रहे हैं, एक सेल रेवेन्यू में, दूसरा सेलिंग एक्सपेंसेस, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस में, ठीक है। जबकि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो हमेशा प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करके आप निकाला करते हैं, ठीक है जी, ये वर्क समझ आता है। अब हम क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? भाई इस साल में जो चीज़ें बनी हैं उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट, ये टोटल आ गई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, और एब्जॉर्प्शन वाले हैं तो फिक्स्ड ओवरहेड भी। अब अगर मैं इस टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को टोटल प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट। और ये एब्जॉर्प्शन वालों की है तो ये फुल प्रोडक्शन कॉस्ट है, यानी इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड एब्जॉर्ब्ड वाले फिक्स्ड एफओएच भी हैं, ठीक है। जबकि इधर आएंगे तो ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है इसमें फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट नहीं है, तो जब इस टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को डिवाइड करेंगे पर यूनिट कॉस्ट से, तो ये टोटल प्रोडक्शन से तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी? वेरिएबल या मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब ये पर यूनिट कॉस्ट इस फॉर्मूला से निकल आएगी, तो मल्टीप्लाई करोगे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से, तो एब्जॉर्प्शन वालों का क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट डिफरेंट आएगी, मार्जिनल वालों की डिफरेंट आएगी, क्योंकि इन दोनों के अंदर फिक्स्ड एफओएच का मसला है, फर्क है, ठीक है। सही हो गया जी। तो ये थोड़ी सी कुछ बातें थी जो हमने की। अब इसी बेस के ऊपर मैंने कहा था ये डिस्कशन सुन लो और दिलबर वाला सवाल करके आना। अब दिलबर वाला सवाल जो है वो मैंने इधर ही कॉपी किया हुआ था, तो वो यहीं पे मैं बैठे बैठे आज कराऊंगा, रिलैक्स करूंगा, और फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इतना टाइम ज़रूर होगा कि एक और सवाल मैं आपको वाइट बोर्ड पे भी कराऊँ। इस तरह का सवाल नहीं, ये तो बहुत प्रैक्टिस के लिए था ना। कितने बच्चों ने ट्राई किया है वैसे? बस चले तो भी मैं ही कराऊंगा फिर, जाहिर सी बात है। तो इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, हाथ सीधा हो जाएगा। ऐसे सवाल अब नहीं आते, जैसे आते हैं उस तरह का सवाल मैं आपको क्वेश्चन 2 करवाना चाह रहा हूँ। कोई नहीं, आज हफ्ता है और सर ने वैसे भी पहले पढ़ा लिया है। वो कितने बजे है? 4 बजे है ना, तो 3:45 तक तो मैं फिर आज पढ़ाता हूँ ना आपको। 3:45 तक रोज़ ही पढ़ाता हूँ, बस दुआ करो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाए। अच्छा, अब क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन का ये फॉर्मेट मैंने बना दिया था। इस फॉर्मेट को ऐसे बनाने की वजह क्या थी? इसकी वजह इसलिए मैंने ये इस तरह से बनाया, आपको किसी एक पीरियड का वो प्रॉफिट स्टेटमेंट मांगता है नॉर्मली, ठीक है। लेकिन इस वाहिद सवाल के अंदर ऐसा था कि 4 पीरियड से और चारों का उसने प्रॉफिट स्टेटमेंट मांगा हुआ है। इधर ध्यान करो भाई, ठीक है। तो
प्रैक्टिस के लिए ये सवाल भी मैंने रखा हुआ, सबसे पहले ये करवाया करता हूँ बच्चों को। ठीक है, शुरू करें जी। अच्छा जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू दिलबर एसोसिएट फॉर 4 months पीरियड। नॉर्मल कैपेसिटी, ये कहीं सुना था, कहीं यूज होता है, कहाँ पे? अगर आपको फिक्स्ड एफओएच का रेट गिवन नहीं होगा, फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट पर यूनिट गिवन नहीं होगी, तो आपने बजटेड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करना है नॉर्मल कैपेसिटी से। हाँ, अगर नॉर्मल कैपेसिटी ना हो तो बजटेड प्रोडक्शन भी चलेगी, और अगर दोनों हो तो पहला नंबर किसका? नॉर्मल कैपेसिटी का। ये बातें ऐसे नहीं कि इधर ही हैं बस, आपको पता है जो बेसिक में बात पढ़ी है वो भी अभी नहीं छोड़ी, जो अब एफओएच में पढ़ी है वो आगे लेकर चल रहे हैं, तो जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो भी आगे लेकर चलते जाना है हमने। जो कॉन्सेप्ट है ना वो पूरे एमए के लिए वही कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, अच्छा जी, नॉर्मल कैपेसिटी है 20,000 यूनिट्स, लेकिन 20,000 यूनिट्स पर मंथ है। ठीक है, पर मंथ है तो वो मंथली डेटा ही उसने मांगा है हमसे, या 2,40,000 यूनिट्स पर ईयर। अब अगर उसने फिक्स्ड एफओएच हमें पर मंथ दिए हुए हैं तो हम डिवाइड करेंगे उसको मंथली प्रोडक्शन से, तो पर यूनिट आ जाएगा, ऐसे ही है। और अगर हम उसको हमें टोटल फिक्स्ड एफओएच दे देगा तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा हमें टोटल प्रोडक्शन से। अल्टीमेटली आंसर तो सेम ही आना है, तो देख लेंगे सवाल में डेटा कैसे है। आगे कहता है वेरिएबल कॉस्ट्स पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट्स कौन कौन सी हैं? ये हेडिंग है, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट है। मैंने अलग अलग लिखी हुई हैं, चलो कोई बात नहीं। पहला सवाल है, आइंदा के लिए अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो डायरेक्ट मटेरियल इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, डायरेक्ट लेबर इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, वेरिएबल इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन जब सेम ही करना है तो 6 को इकट्ठा उठा के भी कर देंगे तो बात तो वही है, पर अभी नहीं। आज पहला दिन समझ के अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। वह फॉर्मूला वैसे ही बना हुआ है ना। अच्छा जी, मैं ज़रा याद करा रहा हूँ असल में। अब ये क्या आ गया जी? वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, अब जिन्होंने कल वाला लेक्चर नहीं लिया हुआ काम चल जाएगा उनका भी। क्यों चल जाएगा? तो कल हमने हाफ लेक्चर लिया था जिसमें हमने वो सवाल किया था एबीसी वाला, और उसके बाद यही फॉर्मेट ही डिस्कस किया था, और उसकी एप्लीकेशन ये अब होने लगी है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत कमी बेशी है, फिर लेक्चर को पूरा करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी पूरी हो जाएगी। ये तफसील से बातें बाहर लेक्चर के अंदर हुई होती हैं। शॉर्ट बस इतना सही था। कहता है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो 3 लाख रुपए पर ईयर हैं। अब अगर ये 3 लाख रुपए पर ईयर हैं तो इसको डिवाइड कर दोगे अगर 240 से, तो आंसर क्या आता है? जी 1.25। इसको क्या कह रहे हो जी? ये OAR है, ऐसे ही है। अच्छा, आपने क्या किया? 3 लाख को डिवाइड कर दिया 2,40,000 से, तो आपके पास आ गया 1.5 रुपीज़ पर यूनिट। 25, अच्छा 25 पर यूनिट, ठीक है। और अगर आप 3 लाख एफओएच पर ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर दें तो पर मंथ कितने एफओएच बनते हैं? 3 लाख बटा 12 करो, 20। अब 25,000 मंथली एफओएच हैं और 20,000 मंथली नॉर्मल कैपेसिटी यूनिट्स में गिवन है, तो अब क्या आंसर आया? सेम ही आता है। और ये दोनों बातें एक तरफ रख कर बताऊं तो ये वैसे ही सवाल पहला था तो उसने दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये आपको अगले सवालों में नहीं मिला करेगा, माजरत के साथ ये निकालना पड़ा करेगा। तो फॉर्मूला याद रखना है, अगर सवाल में OAR फिक्स्ड एफओएच का रेट गिवन नहीं होगा तो आपका वही फॉर्मूला, बजटेड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी और बजटेड प्रोडक्शन। बहुत अहम बातें सवाल में करनी है जो आगे फिर सारे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन में चलनी है, ठीक है। कंपनी इज यूजिंग यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एज बेसिस ऑफ अप्लाइंग ओवरहेड्स। अच्छा जी, पता नहीं ये क्यों लिखा है। फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस आर 60,000 पर ईयर। अब अगेन अगर मैंने प्रिपेयर करनी है मंथली इनकम स्टेटमेंट तो मुझे फिक्स्ड एफओएच भी मंथली चाहिए, जो 3 लाख बटा आपने करके बताए थे 2,25,000, और मुझे ये भी मंथली ही चाहिए, ठीक है। तो कितने हैं जी? साल के 60,000, तो डिवाइड बाय 12 करें तो
5,000 जी जी फिक्स कॉस्ट, ठीक है जी। फिक्स्ड मार्केटिंग एंड एडमिन और वेरिएबल मार्केटिंग एडमिन है 3400, 3600, 4000 एंड 3000 फॉर हर महीना रिस्पेक्टिवली। तो ये वेरिएबल वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएबल सेलिंग एडमिन मार्केटिंग सेलिंग एक्सपेंसेस भी आपके सामने है, ठीक है। सारा डेटा गिवन है। एक्चुअल एंड अप्लाइड वेरिएबल ओवरहेड्स आर द सेम, ठीक है। लाइकवाइज नो मटेरियल और लेबर वेरिएंस, अच्छा पता नहीं फजूल बातें लिखी हैं। देयर इज़ नो वर्क इन प्रोसेस, ठीक है जी, आपके मतलब कि अभी ये बातें हैं ही नहीं, बस यहाँ से शुरू होता है बात, काम की बात। तो सेल प्राइस पर यूनिट कितनी है जी 10 और एक्चुअल प्रोडक्शन वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्रीज आर, तो यहाँ पे आपको सब कुछ उसने बता दिया। अब ये भी अगले सवालों में गिवन नहीं हुआ करेगा। आपको प्रोडक्शन देगा, क्लोजिंग स्टॉक देगा तो सेल गायब कर देगा, सेल दे देगा, क्लोजिंग दे देगा, ओपनिंग दे देगा, प्रोडक्शन गायब कर देगा। हमें सब चाहिए, सेल यूनिट्स रेवेन्यू वगैरह के लिए और सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए, प्रोडक्शन यूनिट्स प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए, फिर ओपनिंग क्लोजिंग यूनिट्स वो नीचे एडजस्टमेंट के लिए। तो 4 चीज़ें हैं आपकी इक्वेशन में, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन, ये बराबर होता है जी अवेलेबल फॉर सेल, यानी हमारे पास ओपनिंग में इतने पड़े थे, हमने इतने बनाए, अब अवेलेबल फॉर सेल इतने हैं, तो लेस क्लोजिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा सेल। अब इसी इक्वेशन को आप रीअरेंज कर सकते हैं, जो मिसिंग होगा 3 चीज़ें दे देगा तो एक बैलेंसिंग निकल आया करेगी, ठीक है। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या चीज़ मिसिंग है, क्या गिवन है, ओके। अच्छा, लेकिन फिलहाल तो सवाल में सब कुछ गिवन है, ये भाग पड़ा। ओके, नाउ ओपनिंग बैलेंस पहले क्वार्टर में कोई नहीं था, ओपनिंग बैलेंस पहले क्वार्टर में नील है, पहले मंथ में। फिर प्रोडक्शन कितनी है जी 17,000 और 17,500 ही क्या हो गए सेल। तो ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन लेस सेल किया आपने, तो आपके पास क्या आंसर आया 0। तो ना पहले महीने में ओपनिंग स्टॉक है ना क्लोजिंग। फिर अगले महीने क्लोजिंग ओपनिंग बना, फिर अगले महीने की प्रोडक्शन और सेल में चेंज आ गया, यानी प्रोड्यूस किया आपने 21,000 और 18,000 सेल किए, तो बाकी क्लोजिंग स्टॉक। अब फिर ये क्लोजिंग स्टॉक अगले पीरियड का ओपनिंग, फिर इसी तरह से क्लोजिंग बैलेंसिंग और फिर ये ओपनिंग। तो ये क्लोजिंग हमने बैलेंसिंग निकाल लिया, ठीक है। अब ये आपको इस तरह से नहीं गिवन होता, ये किसी भी 1-2 चीज़ को मिस करके आपको निकलवाएगा। आपको हर चीज़ चाहिए होती है, प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है तो सेल यूनिट्स भी चाहिए, प्रोडक्शन यूनिट्स भी चाहिए, स्टॉक के यूनिट्स भी चाहिए, ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो, ठीक है। बस ये इन्फॉर्मेशन है, इससे आपने क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है हर महीने की। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 है और सेल यूनिट्स जो हैं वो हर महीने के डिफरेंट, ठीक है। हम एक बार जाके अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, गालिबन कल का ही लिखा हुआ है, 10 रुपये पर यूनिट इंटू सेल यूनिट्स। अब आपने सवाल अपने सामने रखना है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जवाब भी इधर ही है ना। तो 10 इंटू 17,500, फिर 10 इंटू 18,000, फिर 10 इंटू 21,000, फिर 10 इंटू 16,500। तो सारे रेवेन्यू तो फटाफट पहले ही लिखा दो ना जी। कितना ऊपर रुपीज़ में, 1000 में कर लें, कर लो जी, देख लो काबू कर लोगे ना, रुपीज़ इन 1000 करो जी 175। लो जी, ये इंशाल्लाह आपने कोई ना तकरीबन 5-7 मिनट बचा लिए अपने, पिछली बार वालों ने शायद मेरी याद पड़ता बचाया था। नेक्स्ट 210 165। अब आगे जी नोट्स मिल जाएंगे, मैं क्या पता नहीं किए हो गया, नोट्स दे भाई इनको, नोट्स पीछे पड़े होते हैं, आते हुए देख लिया करें ना। हाथ खड़ा करें किस किस को चाहिए, सारे पिंड को चाहिए, कल की कॉपी कराए हुए हो गए ना। तुमने फिर ले ली, अच्छा जी। हाँ जी, अब देखें ये आपको तकरीबन हर सवाल में सहूलत मिला करेगी, मार्जिनल हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो, सेल्स रेवेन्यू में तो कोई मसला नहीं है।
अब इसकी जो ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट है ना इस टॉपिक में वो यही है, आके पूछेगा आपसे प्रॉफिट स्टेटमेंट बना दो या प्रॉफिट निकाल दो, दोनों मेथड से, और फिर एक एडिशनल काम करवा लेता है रेकन्सिलिएशन भी बना दो, क्योंकि दोनों प्रॉफिट्स में फ़र्क आएगा अगर स्टॉक्स आ रहे हैं तो। स्टॉक्स आ रहे हैं तो ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक आ रहा हो तो फिर प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल नॉट बी इक्वल टू प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि आपको कल बताया था जो चीज़ें बिकती हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाती हैं, जो नहीं बिकती वो क्लोजिंग स्टॉक। अब मार्जिनल कॉस्टिंग वालों ने तो सारी फिक्स कॉस्ट एक्सपेंस आउट कर दी, लेकिन एब्जॉर्प्शन वालों ने फिक्स कॉस्ट को प्रोडक्ट का हिस्सा बनाया था, तो जो चीज़ें सेल हुई हैं सिर्फ उन्हीं के बराबर, उन्हीं वाली फिक्स कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल में गई और प्रॉफिट में गई। जो क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हुए यूनिट्स हैं उनकी फिक्स कॉस्ट तो अभी तक पीएनएल में गई ही नहीं, तो दोनों के प्रॉफिट्स में फर्क आ जाता है। ठीक है, तो वो रेकन्सिलिएशन बनाता है। तो पेट एक रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, दोनों तरह से प्रॉफिट्स बनवा लेगा और रेकन्सिलिएशन आपसे बनवा लिया करता है। ठीक है, तो यहां तक हमने पहुंचना है आज। ठीक है, अब ये तो मैंने कहा जी आपको दोनों प्रॉफिट स्टेटमेंट में ये सहूलत मिला करेगी। ऊपर मैंने रुपीज इन थाउजेंड नहीं लिखा जी, आपको तो पता ही है कि रुपीज इन थाउजेंड है। अच्छा जी, अब एज इट इज उठाकर उसको लिख दो जी, 175, 180, तो ये एक बार कैलकुलेशन करना पड़ेगी आपको। लेकिन मसला कहाँ पे आएगा, सेल के यूनिट्स गायब होंगे। ठीक है, सवाल में प्रोडक्शन का डेटा गिवन होगा, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी अक्सर मुश्किल सवालों में गायब कर देगा, बल्कि वो यूं बता देगा कि जी इतने % ऑफ फलां चीज़ हम, या प्रोडक्शन के इतने दिनों के बराबर, इस तरह की बात कर देगा। यानी अल्टीमेटली 3 चीज़ें आप निकाल सकेंगे, चौथी बैलेंसिंग निकलेगी। तो सेल भी मिसिंग हो सकती है, वो भी ज़रूरी है, प्रोडक्शन भी मिसिंग हो सकती है, वो भी ज़रूरी है। प्रोडक्शन यूनिट्स को हमने प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए यूज़ करना होता है और सेल यूनिट्स को सेल रेवेन्यू और सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है, तो उसके लिए हम वर्किंग वन ओपन कर लेते हैं। अब वर्किंग वन में आपको पता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और अब ये सारी अलग अलग इस सवाल के अंदर लेट मी कर। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो आपको पता लग ही गया है कि सवालों के अंदर जब ये टोटल गिवन होगा तो वेरिएबल कॉस्ट को इकट्ठा हम यूं नहीं लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, बल्कि हम सिर्फ लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट, और इकट्ठा इस 6 को उठाएंगे और एक ही बार प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहरहाल फिलहाल पहला सवाल है, इसलिए हर एक कॉस्ट को उठाएंगे। ये तो मटेरियल की कॉस्ट 3 रुपये पर यूनिट है, और सेल यूनिट्स कितने हैं, सेल यूनिट्स चाहिए नहीं, माना इस सवाल में सेम है, लेकिन आपको बोलना चाहिए था नहीं 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 नहीं, नहीं, ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो इसको प्रोडक्शन यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करें 17,500। ठीक है, फिर इसी तरह से 3 इंटू 21,000, 3 इंटू 19,000, 3 इंटू 20,000, फिर ये सारी कॉस्ट अलग अलग इसी तरह से आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनाते जाना है। तो एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे हम। फॉर्मूला क्या बनेगा जी, जी फरमाइए, ₹3 इंटू प्रोडक्शन यूनिट्स, फिर दूसरा कितना है जी, ₹2.25 इंटू प्रोडक्शन यूनिट्स, और फिर ये पर्चे में ऐसे ही करोगे या अलग अलग या ऐड कर दोगे, वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दोगे, टाइम बचाना है, अभी नहीं बचाना, अभी टाइम खुला है जी। ₹75 इंटू प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, जबकि फिक्स्ड एफओएच 1.25 सवाल में गिवन है, ना गिवन होता तो छोटी सी वर्किंग 1.1 हो जाती, और उसमें आप ये काम या ये काम जैसे भी डेटा होता गिवन, ठीक है, उस हिसाब से 1.25 खुद निकालते, प्री डिटरमिनेड रेट, बजटेड एफओएच ओवर बजटेड बेस करके। ठीक है ना, जो कि नॉर्मल कैपेसिटी नंबर 1, उसी को प्रेफरेंस देंगे हम, ये भी लिखवाऊंगा किसी वक्त। अब फिलहाल तो गिवन है ₹1.25, आज इसकी ज़रूरत पड़ी है यहाँ लिखने की, आज ही ये स्याही छोड़ रहा है, प्रोडक्शन यूनिट्स। लेकिन इसके साथ ना लिखना भूलिएगा, ये क्या है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है जी,
सही है। चल अब आंसर बस लिखने रह गए, बोलो जी फटाफट। 52.5, 63, 57। अच्छा यूं जा रहे हो, यूं जा रहे हो, ओके 63, फिर जी 39, 47, 43। हंसी किस बात की आ रही है? लेक्चर नहीं लिया इसलिए? अच्छा जी 43 राउंड कर रहे हैं बच्चा, करने दो। 45 बस राउंडिंग में ये ना हो कहीं एंड पे जा। ये 53 है। अच्छा मेरे ख्याल में ना फिर एंड पे माफ़ी दे देना, या फिर राउंड ना कराओ। 52.5 था, और कौन सा पॉइंट आया है? 40 ये वाला, बस बाकी सब एग्जैक्ट थे। ये है नहीं, ये बाकी सारे राउंड हैं। कर दें यार, मैं तो कह रहा था फिर एंड पे रेकन्सिलेशन में फिर मुझे पकड़ना मत जी। 47 ठीक है, ये 43 हो गया। चले नेक्स्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स 13, 16, 14 और 15। फिक्स्ड एफओएच 22, अब एज इट इज इन्होंने इधर चले जाना है। 53 आ गया, यानी काम हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये इकट्ठी बनवाया करूँगा इंशाल्लाह। आज सिर्फ ये पहले सवाल में अलग है, तो पेपर में सवाल जिस तरह का आता है और जिस तरह उसको टैकल करना है इंशाल्लाह आज भी वो करा के ही भेजूँगा। ओके जी 39 ये आसान काम है। 47 बट टेक्निकल काम पे मैं कहता हूँ ज़रा फटाफट पहुँच जाएँ, ये तो रूटीन का काम है, ये तो फटाफट हो जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड्स 13, 16, 14, 15। अच्छा अब दे तो गौर करें तो आपको क्या नज़र आ रहा है? फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट हमने ये प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड की है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा है, ओएआर की बेस पे एब्जॉर्ब करवाई है, जबकि यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। तो वही बात पड़ी जो बार बार उसी को रीइंफोर्स कर रहे हैं हम, बार बार उसी को पक्का कर रहे हैं हम, ठीक है, यही बात काम की है। अच्छा अब टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बताएं जी। 127, 152, 138, 145। अच्छा अब 1 मिनट के लिए रुक जाएं उधर भी, बल्कि उधर बाद में जाते हैं अब, ठीक है। अब इधर ज़रा ध्यान दें। अब मैंने आपको कहा था नॉर्मली ओपनिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट नॉर्मली गिवन होगी सवाल में। अगर नहीं गिवन होगी सवाल में तो फिर ऐसा डेटा ज़रूर गिवन होगा जिससे हम निकाल लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। पर नॉर्मली सवालों के अंदर ये गिवन होती है, पिछले पीरियड का क्लोजिंग इस पीरियड का ओपनिंग है, ठीक है। लेकिन इस पीरियड के क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है 127 एक मंथ में, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को आपने डिवाइड करना है जब टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ, तो आएगा क्या पहले तो ये बताओ। अच्छा अब आसान काम है ना, एक बार अंग्रेजी लिख ली, आ गया पर यूनिट कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप क्लोजिंग स्टॉक के साथ, क्लोजिंग स्टॉक के ज़ाहिर है यूनिट्स के साथ। अब क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स सवाल में गिवन है और ये कॉस्ट आप यहाँ कैलकुलेटर पे निकाल लेंगे, डायरेक्ट करते जाएंगे, बस एक बार आपने अंग्रेजी लिख दी। तो 127 डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स। अब फर्स्ट मंथ के प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं? 17.5, ठीक है। तो इधर देखो क्या है जी, कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है जी? टोटल कॉस्ट 127,000 डिवाइड किया आपने इसको 17.5 से, आंसर क्या आया? 7 अच्छा ये 7.26 हुआ है आपके कसूर की वजह से, राउंडिंग की वजह से, वरना ये 7.25 आना था। तो 7.25 क्या है? ये 6 और ये 1.25, तो वो राउंडिंग की वजह से, इसीलिए मैंने कैसा राउंड ना करें। बहरहाल अब आपने कर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है जी, खैर कोई बात नहीं, और सही है। अब ये पर यूनिट कॉस्ट आ गई।
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले महीने के क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स के साथ, कितना है जी? हा, तो है ही नहीं, ओपनिंग स्टॉक भी नील, क्लोजिंग भी नील, क्योंकि यूनिट्स ही नहीं है। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक क्या है जी? 0। क्लोजिंग का क्या है जी? कॉस्ट क्या है जी? 0। ठीक हो गया। अब ये क्लोजिंग अगले महीने की क्या बन गई? ओपनिंग कॉस्ट। ठीक हो गया। अब अगले महीने यही फॉर्मूला फिर लगा, अब कैलकुलेटर पे हो रहा है सब कुछ। तो 152 डिवाइडेड बाय दूसरे महीने की प्रोडक्शन 21 पर यूनिट हो गया, मल्टीप्लाई करो इसको क्लोजिंग 3000 यानी 3 से, तो आंसर क्या आ गया? अब 21.7 क्यों? अब करो दिलेरी, अब देखते हैं, फिर अल्लाह खैर करेगा। अब फिर एंड पे रेकन्सिलिएशन नहीं बनाएंगे, फिर यही है इस सवाल में। बन गई तो ठीक है, ट्राई कर लेंगे। ओके नेक्स्ट, ये माइनस कर दो। अच्छा, इसका आंसर ही नहीं बताया था आपने, 127 पहले महीने का। ठीक है, 127 क्या है जी? कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन ये अभी अनएडजस्टेड है, इसमें एडजस्टमेंट होनी है अभी अंडर ओवर की। तो अगर 127 अंडर ओवर निकालना ले, एब्जॉर्ब्ड एफओएच कितने हैं? ये जो येलो लाइन है ना, दरअसल ये एब्जॉर्ब्ड एफओएच ही तो थे, वो येलो वहाँ पे किया है, वही उठा के एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। यानी ये भी हमें दोबारा नहीं करना पड़ेगा, हमने प्रॉफिट स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल बनाने के लिए एब्जॉर्ब्ड एफओएच ही निकालने होते हैं, वहाँ पे वो निकले पड़े होंगे, उनको उठा के यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्ब्ड एफओएच कितने हैं जी? 22। ठीक है, सारे लिखने हैं। चलो 26, 24, तुसी चंगे टुर पे हो इंज, मैं तो एक महीना कराना चाह रहा था, अब टेक्निकल काम शुरू हो गया। ठीक है ना। अच्छा, एब्जॉर्ब्ड एफओएच कितने हैं जी? 22। एक्चुअल एफओएच कितने हैं? सवाल में ढूंढ के बताओ। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, एक्चुअल एफओएच कितने? वैसे आपको एक बार गालिबन शायद बताया भी था किसी और टॉपिक में या किसी और सवाल के अंदर कि अगर बजटेड एफओएच, चलो पूरी कहानी ज़रा सुनो आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत दफ़ा आपको आगे ज़िंदगी में इसमें काम भी आना है। तो बजटेड फिक्स्ड एफओएच जो है, बजटेड फिक्स्ड एफओएच, ये बेसिकली एक एस्टिमेटेड फिगर होती है। ये हम एस्टिमेट करते हैं, जजमेंट लगाकर इनको हमने कैलकुलेट किया होता है, एस्टिमेट या जजमेंट है ये। ठीक है, और इसको हम यूज़ करते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड का रेट, फिक्स्ड ओवरहेड का रेट, जिसको हम प्यार से क्या बोला करते हैं? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो फिक्स्ड ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट बन जाएगा फिक्स्ड ओवरहेड का रेट। ठीक है जी, यानी OAR कहाँ पे? एट स्टार्ट ऑफ पीरियड, यही सिखाया हुआ है। अच्छा, फिर जब OAR निकल आता है तो फिर हम अगला काम क्या करते हैं? एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड एफओएच कैलकुलेट करते हैं। एब्जॉर्ब फिक्स्ड एफओएच निकालते हैं यूजिंग OAR, जो हमने अभी कैलकुलेट किया, एफओएच बाय यूजिंग OAR, जो पीछे हमने स्टार्ट ऑफ द पीरियड कैलकुलेट किया होता है, बाय यूजिंग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ठीक है जी, ये ड्यूरिंग द पीरियड हम कर रहे होते हैं। तो इसमें हम फिर करते क्या हैं, यूं कह लेना चाहिए, हम रिकॉर्ड करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड, पूरी कहानी लिख के फिर एंड पे अपना रूल भी बना देते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड
बहुत तंग कर रहा है ये पेन यार। ड्यूरिंग द पीरियड इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में क्या करते हैं फिर, इसको अपना पेन दे रहे हो, बच्चा कह रहा होगा सर मेरा पेन ले लें, है ना, नहीं चलेगा। अब ये हमने कब किया जी, ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक हो गया। और उसके बाद पीरियड का एंड आता है तो हम एक्चुअल एफओएच हमारे पास आ जाते हैं, पे कर दिया हमने कैश में, ठीक है, बिल वगैरह आ गए, तो एक्चुअल एफओएच आ जाते हैं। ये हमारी कहानी थी डे 1 से, एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच। तो ये फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट हम कैश में पे कर देते हैं नॉर्मली, तो फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट पेड इन कैश एट पीरियड एंड। ठीक हो गया। और फिर एंड पे जाके हम दो चीज़ों के कंपैरिजन से अंडर ओवर निकालते हैं, बजटेड और एक्चुअल। ओके, चलो शुक्र है, अब तो याद हो ही जाना चाहिए था, जितना को मैंने रोला डाला था इसको शुरू से जी। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, हमारे पास आएगा फिक्स्ड एफओएच का वेरिएंस, और ये पीरियड एंड पे ही आता होता है, ठीक है ना, एट पीरियड एंड जब एक्चुअल एफओएच पे करते हैं, फिर एक्चुअल एफओएच को कंपेयर करते हैं हम एब्जॉर्ब्ड एफओएच से, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमें पता थी कहानी। जर्नल एंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो जर्नल एंट्रीज हम एब्जॉर्ब्ड एफओएच ही करते हैं, जिसको हम नॉर्मली क्या किया करते हैं, कैलकुलेट। नॉर्मली हम इसको कैलकुलेट करते हैं और नॉर्मली एक्चुअल एफओएच गिवन होते हैं। ये सारी कहानी आपको पता है, ठीक है ना जी। असल में एक छोटा सा रूल बनाना है जिसको फिर बाद में लेकर चलेंगे, अभी वो वहाँ पे पहुँचा नहीं हूँ मैं। अब जर्नल एंट्रीज हम किया करते थे ये इन दो की, एब्जॉर्ब्ड एफओएच की जर्नल एंट्री होती है, पता नहीं मुझे भूल गई, जर्नल एंट्री होती है, हाँ क्या क्या क्या, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोसेस होता है, डेबिट एफओएच अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। और एक्चुअल एफओएच की एंट्री मुझे अब थोड़ी थोड़ी फिर याद आई है इससे जरा, एफओएच का अकाउंट डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट। रिवाइज करना पड़ता है चीज़ों को, एक बार पढ़ के समझ तो आ जाती है, याद रखने के लिए रिवाइज करना पड़ता है। चलें खैर, तो जर्नल एंट्रीज हम करते हैं, बड़ी तसल्ली से की थी हमने जर्नल एंट्रीज। चल इन दो की जर्नल एंट्रीज करते हैं। अब असूल क्या लिखने लगा हूं जरा देखिएगा। बजटेड एफओएच नॉर्मली क्या होता है जी, क्वेश्चन में गिवन होते हैं, और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के बाद बेकार हो जाते हैं, ऐसे ही है, निकालने के बाद बेकार, ये बेकार नहीं है, बेकार है, बेकार हो जाते हैं। ये जनाब हमारा प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है। जरा रिवीजन भी, तो अभी भी वही बात चल रही, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का चैप्टर शुरू हो गया तो मतलब क्या, ओएआर क्या मिड पे पीरियड के या एंड पे निकलने लग जाएगा, नहीं, ओएआर आज भी पीरियड के स्टार्ट पे निकलता है और बजटेड डेटा की बेस पे निकलता है। बजटेड डेटा, ये बजट, ये एस्टिमेटेड फिगर्स होती हैं, तो ओएआर निकाला हमने बजटेड डेटा की बेस पे। नॉर्मली ये क्वेश्चन में गिवन होते हैं बजटेड एफओएच, और ओएआर निकालने के बाद फारिग, ओएआर जो निकलता है उसको यूज़ करके फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट को हम उसी ओएआर को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब करवाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड। और पीरियड एंड पे ये कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली, और पीरियड के एंड पे
एक्चुअल एफओएच ये भी नॉर्मली गिवन होते हैं। जब हम पे करते हैं तो हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट आती है। इन दोनों कंपैरिजन से हम निकालते हैं वेरिएंस एफओएच का। ठीक है, फिक्स्ड एफओएच का आ गया वेरिएंस। ओके, इसकी एंट्रीज भी करते हैं। अगर सवाल के अंदर ये एक्चुअल एफओएच गिवन नहीं होंगे कभी, तो फिर आपने अज्यूम क्या करना है, तो ये बात बस याद रखने वाली है। ठीक है, अगर एक्चुअल एफओएच सवाल में गिवन नहीं होंगे, ये पूरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक बार नहीं सैकड़ों बार आपको ये अजम्पशन लेनी पड़ेगी। बड़े बड़े मुश्किल टॉपिक्स में आगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस के अंदर भी आगे, और टॉपिक्स के अंदर भी। ठीक है, ये आपको अक्सर ये मामला आपके सामने आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है जी, इनको सेम अज्यूम करना है, अज्यूम्ड सेम, if actual FOH are not given in question, if actual FOH are not given। ठीक है, ओके। है भी बड़ी नॉर्मल सी अजम्पशन कि FOH जो बजट किए थे, अगर सवाल ने नहीं बताया कि उनमें कोई तब्दीली है तो फिर वही एक्चुअल है। ठीक है, इसको नोट फरमा लीजिए। ज़रा छोटी सी रिवीजन भी करनी पड़ गई हमें। ओके, वापस आए। अब हमने क्या करना है जी, अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकलवाने थे आपने। एब्जॉर्ब तो हमारे पास पड़े थे कॉस्ट ऑफ सेल में, लेकिन एक्चुअल सवाल में कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने क्या अजम्पशन लेनी है, जो बजटेड हैं वही एक्चुअल है। ठीक है, जल्दी कर लो फोटोग्राफर भाई, हो गया। अच्छा, अब सवाल के अंदर उसने हमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स बजटेड दिए हुए हैं, 3 लाख पर ईयर हैं। इसी को यूज़ कर लो, 3 लाख को डिवाइड कर देंगे हम। इधर आए ज़रा, ये देखें, तो हमने यहाँ पे आकर लिखा, ये खुद निकाल रहे हैं हम। जी जी जी, अप्लाइड क्या है, एब्जॉर्ब। उसको कहने दो, कहने से क्या होता है। हाँ, पहले पीरियड में शायद सेम हो, जो भी है। ठीक है, क्या सेम है, एक्चुअल और अप्लाइड सेम है। वो कह रहा है सेम है, क्या सेम है। एक्चुअल कहाँ पे है, एब्जॉर्ब्ड एफओएच हमारे सामने है, एक्चुअल कहाँ पे है, इसके बराबर कहेंगे तो कोई वेरिएंस ही नहीं आता, हालांकि ऐसा है नहीं। पता नहीं ये क्या जुमला लिखा हुआ है। ठीक है, फिर पढ़ते हैं। कहता है एक्चुअल एंड अप्लाइड ओवरहेड्स आर सेम। तो फिर हम फिक्स की बात कर रहे हैं भाई, तो सेम ही है, तो सेम नॉर्मली सेम ही होते हैं। असल में लड़ाई मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, थी ही इसी फिक्स्ड एफओएच की, इसी का ही मसला था। असल में वो जो OAR वहाँ बस 12 टोटल लेकर चलते थे हम, तो असल में ये ऐसा नहीं है। तो वेरिएबल नॉर्मली सेम ही होते हैं, वो भी वेरी कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंस की हद तक करते होते हैं, नॉर्मली वेरिएंस के चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़ लें। ओके, डन, चलें आगे। अब जी एक्चुअल एफओएच कैसे निकाल रहे हैं जी, हम इतना खपखपैया करके आए हैं। ₹300,000 डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, और ये 300,000 को स्टार लगा के आपने लिख लेना है इन द एब्सेंस ऑफ यहाँ पे। ठीक है जी, डन हो गया भाई, वो तो डिस्कशन थी, ये लिख लेना पर्चे में आप। ओके, डन। अच्छा, अब जी एक्चुअल एफओएच आ गए 25। अब एब्जॉर्ब कराया आपने 22, एक्चुअल आ गए 25, तो मतलब एब्जॉर्ब्ड कम है। वैसे हमारा फॉर्मूला क्या है, माइनस कर देते हैं, तो 3 माइनस में आ रहा है तो अंडर ही निकलता है, लेकिन हम तो समझ के इसको जो है वो लिखा करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एब्जॉर्ब्ड अंडर है। चलें आगे। अब ये देखो भाई, ये हर साल बराबर ही है, और महीना हर मंथ बराबर है, क्योंकि पूरे सवाल में कहीं उसने नहीं बताया ना, बोलो कि एक्चुअल कितने हैं, तो हमने क्या अज्यूम किया, जो बजटेड थे वही एक्चुअल हैं। हाँ, एब्जॉर्ब बदल रहे हैं। ठीक है, तो अगले पीरियड में एब्जॉर्ब कर, अगले पीरियड में बाद में जाते हैं। लिख गया मैं, माजरत के लिख दूं सारे, चलो लिखो। अगले पीरियड में एब्जॉर्ब करवाए 26, एक्चुअल 25, तो ओवर हुए पड़े हैं।
माइनस करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अब ओवर एब्जॉर्ब्ड हमारी इस वर्किंग में प्लस आता है। मैंने अभी इसका ट्रीटमेंट नहीं किया, मैंने अभी सिर्फ ये कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, ये उलट जाएगा साइन। क्या मतलब, अंडर एब्जॉर्ब है तो कम चार्ज है तो बढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने कहा कॉन्सेप्चुअली सोचें, कोई मसला नहीं, ठीक है, आराम सुकून से। नेक्स्ट 24 एब्जॉर्ब को है, 25 एक्चुअल, फिर सेम भी आ सकते हैं, आ गए सेम, ठीक है। अब पहले महीने में आए तो हमारे FH अंडर एब्जॉर्ब्ड हैं, कम एब्जॉर्ब हुए हैं, एक कॉस्ट कम रिकॉर्ड हुई है, तो फिर उस कॉस्ट को बढ़ा लें, ठीक है। तो ऐड होंगे 3 और हम पहुंच जाएंगे 120 130 पे, ठीक है। और अब ये 130 क्या है, ये एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल है, ये यहाँ पे आ जाएगी। एक महीना पहले पूरा करने दो आप मुझे, ठीक है, ओके, सही है। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 45। वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस बताइए जी, कैसे निकलेंगे। वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस निकले हुए हैं, आ जाओ जी। ये वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस आर 3.4, 3.6, 4 एंड 3 गिवन है ये भी, ठीक है। तो 3.4, 3.6, 4 और 0 ही कर दिया हमने, चलो खैर अच्छा नहीं लगता ऐसे, है ना, सिर्फ 4 लिखते हैं और 3 लें जी। अच्छा चले, मैं तो अभी यहाँ पे हूँ। उसके बाद फिक्स्ड मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, फिक्स्ड मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस उसने हमें पर ईयर दिए थे, 60,000 से 6,000 थे। अगर ये 60,000 पर एनम है तो डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स कर लेंगे तो पता नहीं क्यों आप अगला भी मुझसे करवा लेते हैं। खैर एनीवेज, एक एक महीना करते तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना, बार बार कर रहे होते। चले, समझ तो आ रहा है ना। अच्छा अब बताएं जी, प्रॉफिट कितना आ गया यार, अब ये फिर 6 क्यों लिया था, चलो खैर अब तो ले लिया, ठीक है। सारे पॉइंट गायब करते हैं और एंड पे आके पॉइंट, मर्जी है ताड़ी। अब इसके बाद हम आए मार्जिनल कॉस्टिंग में, बताइए जी, मार्जिनल कॉस्टिंग में टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आ गई जी। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 100 सिर्फ पहले पीरियड की फिलहाल, ओके। ओपनिंग फिनिश गुड्स हैं कोई नहीं थी, क्लोजिंग भी नहीं है, लेकिन फॉर्मूला चलो मैं यहाँ भी लिख लेता हूँ। क्या करते होते हैं जी, हम टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट को सवाल से लेते हैं और उसको डिवाइड किया करते हैं टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ। और पहुंच जाते होते हैं हम पर यूनिट कॉस्ट पे, और फिर इसको क्लोजिंग फिनिश गुड के यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक लिखा था पहले, चलो वही लिख देता हूँ फिर, ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स, अब पहले महीने के अंदर तो कोई स्टॉक था नहीं, बताइए जी। कॉस्ट ऑफ सेल 105 आ गई और कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि कोई अंडर ओवर वाला चक्कर यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। 105 किधर गया, लें जी, 105 आ गया। उसके बाद वेरिएबल मार्केटिंग एक्सपेंसेस, अब सवाल में गिवन है 3.4 इधर आ गए, आंसर बताओ जी। 6.6, नाउ दिस इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसमें से लेस करेंगे फिक्स्ड मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, ये वही एक बार मेरे ख्याल में तो हुई वर्किंग, चलो मैं फिर दोबारा कर देता हूँ। ₹60,000 हमने लिया था, डिवाइड किया था इसको
12 मंथ्स से तो हमारे पास क्या आया था जी 5000, और फिक्स्ड FOH कॉस्ट भी हमने ऐसे ही कुछ निकाली थी, यहाँ पर एक्चुअल लेनी होती है ना। अब हमारी मजबूरी ये है कि हमने बजटेड को एक्चुअल अज्यूम किया हुआ है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही एक्चुअल निकालें 3 लाख डिवाइड बाय 12 करके, तो वही यहाँ पे लिखें 300,000 डिवाइडेड बाय 12। मुझे क्यों लग रहा है कि आपको सारे सवाल ही होमवर्क में देने पड़ेंगे? नहीं हो जाएगा, बोलो 25। ये नीचे देखो पिछली बार वाले बच्चों ने टोटल में कराया था, चलो खैर आंसर तो वही आना है। बहरहाल एंड पे रेकन्सिलिएशन में फिर जो है ना माफ़ी शाफी दे देना थोड़ी सी। जी बोलो 36.6। अच्छा, अब दोनों प्रॉफिट्स सेम हैं तो फर्क क्या हुआ फिर मेथड का? दोनों प्रॉफिट्स इसलिए सेम हैं कि जितने यूनिट्स बने थे वो सारे सेल हो गए। अब एब्जॉर्प्शन वालों ने कॉस्ट ऑफ सेल में फिक्स्ड FOH डाले हुए हैं, मार्जिनल वालों ने एक्चुअल कॉस्ट में डाले हुए हैं, मतलब पीरियड कॉस्ट के तौर पे करके। ठीक है, ये देखो, तो जब सारे के सारे इधर भी आ गए अल्टीमेटली और प्रॉफिट तक आते हुए माइनस हो गए, और यहाँ पर भी इन्होंने वही सारे माइनस किए हुए हैं, तो फिर असल में आप कहोगे यहाँ तो 25 माइनस हो रहे हैं, जबकि यहाँ तो इन्होंने 22 ऐड किए हैं। भाई 22 नहीं है, जरा ऊपर थोड़ा सा आगे जाकर तो देखो जरा, 22 के अंदर 3 ऐड होके, तो ये उसी 22 का ही 3 ऐड करके 25 यहाँ पे भी इन्होंने कर लिए। तो चूंकि सारी गुड्स बिक गई, इस वजह से दोनों प्रॉफिट्स में कोई डिफरेंस नहीं आया। तो असूल क्या बना हमारा, अगर फिनिश गुड्स का स्टॉक पड़ा होगा ओपनिंग या क्लोजिंग, तो मार्जिनल कॉस्टिंग वाला प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले प्रॉफिट के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, इसको मुझे पता है आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। यहां पर ये देखो पहले पीरियड में प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कितना है जी 36.6, और कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो कोई डिफरेंस भी नहीं है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर डिफरेंस आता है, इन दोनों प्रॉफिट्स के अंदर ये दोनों डिफरेंट आते हैं। डिफरेंट क्या होता है इसमें, डिफरेंस किस चीज का होता है? मैंने यहां पर लिखा डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक। मार्जिनल कॉस्टिंग का ओपनिंग स्टॉक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ओपनिंग स्टॉक से डिफरेंट है। किस चीज में डिफरेंट है? फिक्स्ड FOH की कॉस्ट। ठीक है ना, दो तरीके हैं इसको निकालने के, बाद में निकालते हैं, फिलहाल तो हमारा पहला पीरियड तो ओके है, ओके की रिपोर्ट है। ठीक है जी, तो ये जनाब यहां तक पहुंचना हुआ करेगा नॉर्मली आपको सवालों में। प्रॉफिट स्टेटमेंट कहेगा बना दो अंडर एब्जॉर्प्शन मार्जिन, फिर रेकन्सिलिएशन बना दो। ठीक है, अब वो प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग भी करनी पड़ी, और कॉस्ट ऑफ सेल के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो अंडर ओवर भी चेक करना पड़ा। यही पैटर्न है हमारा सारे सवालों का। तो ये 4 पीरियड वाला सवाल सिर्फ इसलिए रखा हुआ है। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट मंथ आ गया जी, सेकंड मंथ। कॉस्ट ऑफ सेल अनएडजस्टेड बताओ कितनी है? 130। ठीक है, फिर 1 रुपए से ओवर एब्जॉर्ब कर गए FOH को। कोई चीज ओवर हुई हो तो उसको कम करते हैं, -1, तो आंसर इज 129। अब ये 129 इधर ले गए आप, जीपी क्या आ गया, और नेट प्रॉफिट 42.4। ठीक है, अब 42.4 आपका प्रॉफिट है एब्जॉर्प्शन का। मार्जिनल में जाते हैं जी, वेरिएबल टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी बनी? 63 + 47 + 16 जी 126। ओपनिंग स्टॉक तो कोई नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है जी? 126। टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स सेकंड मंथ के कितने हैं? 21। अब जब आपने ऊपर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिफरेंट ले ली ना, यहां पर कितनी ली थी?
152, यहाँ पर कितनी ली है 126, तो पर यूनिट कॉस्ट तो चेंज हो गई ना, और इन दोनों में चेंज है ही सिर्फ ये येलो लाइन। बस ये बात पक्की जितनी हो जाएगी, ये टॉपिक कोई टॉपिक नहीं रहेगा, इसी को पक्का करा रहा हूँ बार बार, ठीक है। ले जी, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट क्या आ गई, तो आपने कहा जी 126 डिवाइड बाई 21 इनटू क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट कितने 3, ये ठीक हो गया। आंसर बताओ जी 18, बोलो जी 108, ये 108 वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल में आ गया। फिर वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं जी 3.6 दूसरे महीने के, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या आ गया, फिक्स कॉस्ट तो पता है आपको सेम रहती हैं, तो प्रॉफिट क्या आ गया 38.4। नाउ दीज प्रॉफिट्स आर डिफरेंट, ठीक है। अब रेकंसिलिएशन में आ जाते हैं, प्रॉफिट नजर आ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन वाला 42.4, मार्जिनल वाला 38.4, ठीक है जी। तो प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन 42.4, ठीक है। हमने ये उधर से उठा के नहीं लिख लिया करना, एक एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है ना। ये क्या करेंगे हम, बैलेंसिंग निकालेंगे, ओके। अब एक देसी तरीका है जी, वो देसी तरीका क्या है कि हम ओपनिंग स्टॉक एब्जॉर्प्शन वाला सवाल से उठाएंगे और उसमें से माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, यानी दोनों का क्या करना है, हमने डिफरेंस लेना है। तो ये हर सवाल में तो नहीं चलेगा, लेकिन चलो टू स्टार्ट विद यही मेरा फॉर्मूला बन गया। ये सादे वाला है, ठीक है ना, ये देसी फार्मूला है, लेकिन ये हर जगह चलता नहीं है, ये सिर्फ वहाँ चलता है जहाँ पर आपको दोनों प्रॉफिट स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, तो दोनों स्टॉक्स गिवन होंगे, तो आप फटाफट सामने उनको डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। अब एक जहन में बात आ रही है, ये फिर क्या अजीब फॉर्मूला आ गया यार रेकंसिलिएशन में, तो आपको मैं बता दूं कोई नया फॉर्मूला नहीं है, मैंने कुछ बदलने नहीं दिया कभी आपको, इसीलिए आज भी एब्जॉर्प्शन ऊपर है, क्या हुआ, हाँ कर देता आज भी एब्जॉर्प्शन, मैं अगली गल सोच नहीं पाएगा ना, तो थे कुछ भी लिखता जी आज भी ऊपर एब्जॉर्प्शन है, हमेशा पहले एब्जॉर्प्शन लिखते हैं ना, कर देता हूँ आज ही, दूसरे को भी कर देता हूँ, आज भी ऊपर एब्जॉर्प्शन है, नीचे मार्जिनल। एब्जॉर्प्शन हमेशा पहले लिखते आ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन से मार्जिन की तरफ आना है, ये पता है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल में आप क्या करते होते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक अगर आपने एडजस्ट करना हो तो कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग ऐड होता है या लेस, ऐड, क्लोजिंग ऐड होता है या लेस, तो वही लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं किया इसीलिए, ठीक है। इसको सही कर दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ नया नहीं हुआ, हमने आना क्या है एब्जॉर्प्शन से मार्जिनल की तरफ, यानी हम हमेशा देखें, ये कोई पेट रूल नहीं है, कुछ साजा कराम मार्जिनल को भी ऊपर रख लेते हैं, लेकिन फिर ये रूल उलट हो जाएगा, पर वो फिर मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता। ये कंफर्टेबल क्यों लगता है, हम हमेशा ही देखते आए ओपनिंग ऐड क्लोजिंग लेस, ओपनिंग ऐड वर्किंग प्रोसेस, ओपनिंग ऐड क्लोजिंग लेस, फिनिश गुड ओपनिंग ऐड क्लोजिंग लेस, तो रेकंसिलिएशन एब्जॉर्प्शन वाला प्रॉफिट ओपनिंग ऐड क्लोजिंग लेस, ठीक है। अब वो फिगर जो ऐड करनी है या लेस करनी है वो निकलनी कैसे है, उसके लिए मैंने कहा ओपनिंग स्टॉक दोनों जो हैं उनका डिफरेंस ले लो, ठीक है। हम आए इधर, हमने कहा जी ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस लेते हैं, तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन में आए ओपनिंग स्टॉक कितना है जी, चलो, और मार्जिनल में आए तो इधर भी जीरो, चलो जी 0 - 0 इज इक्वल टू, तो ये जीरो क्या करना है आपने, ऐड, हो गया ऐड। फिर क्लोजिंग स्टॉक की तरफ आए, पहले आया एब्जॉर्प्शन में क्लोजिंग स्टॉक कितना है, और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक मार्जिनल वाला कितना है इधर 18, तो 22 - 18, पहले निकालो आंसर, क्या आ गया जी 4 को आपने क्या करना है लेस, ठीक है। आंसर बताओ 38 ठीक है, तो 38.4 के साथ रेकंसाइल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये तरीका आसान तो है, लेकिन चूंकि हर जगह चलता नहीं है, तो मैं इसका एक
अभी इधर नहीं लगाते, चलने दो आगे, ठीक है, अभी चलने दो, एक बार ये सारे कर लेते हैं फिर देखता हूँ। एक तो आपने राउंडिंग भी कराई हुई है ना, ठीक है, लेकिन वो तरीका हर जगह चल जाता है, ये जब बताऊंगा तो थोड़ी देर में, ठीक है। नेक्स्ट जी, प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन निकालना है जी, फटाफट करो जी, फटाफट करो जी। क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक अगले पीरियड का ओपनिंग बन गया। फिर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 138 डिवाइडेड बाय तीसरे महीने के टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स 19 मल्टीप्लाइड बाय 1 जी, कितना 19 ही आ गया, 7.3। यहाँ पॉइंट टूर पे है ना, देख लो, चलो खैर अब नहीं, अब ठीक है, बोलो 152 पॉइंट पहली बार कहाँ पे आया, इधर तो नहीं ना आया था, ऊपर लेके आए हैं आप पॉइंट, चलो फिर इधर रहने दो, 7 ही लिखो, ठीक है, इधर फिर एक ही रखते हैं जी 7, और आंसर क्या आ गया 153। अब चूंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम है तो अंडर ओवर एब्जॉर्ब वाला चक्कर हो सकता है, लेट्स चेक इट आउट। एब्जॉर्ब्ड एफ यहीं से उठाए 24, एक्चुअल थे 25, ओ अंडर एब्जॉर्ब्ड हैं, तो फिर बढ़ा दो। मैं इधर नहीं देख रहा प्लस लिखा या माइनस, मैं तो सोच के लिख रहा हूं, ठीक है, कितना आ गया 154। अब ये 154 इधर आ गया जी, अब जीपी क्या आ गया 56 -4 -5 47। प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग में आ गए 18 क्लोजिंग स्टॉक, पहले सर प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो टोटल 138। आसान काम है, मुश्किल नहीं है, अगेन कॉपी पेस्ट वाला टॉपिक है, कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे, पर वो इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि पक्के हो जाएंगे, ठीक है। 114, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग। अब 114 डिवाइडेड बाय 19 था ना, डिवाइड देख ही लेते हैं, 114 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 1 जी 6, तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल क्या आ गई 126, और इसमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत एडजस्टेड ही होती है। 126 वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, यानी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। वेरिएबल सेलिंग मार्केटिंग सवाल ने बताए थे 4 इस महीने के। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये तो फिक्स कॉस्ट हैं, सेम ही चल रही हैं, और प्रॉफिट दोनों के डिफरेंट आ गए। अब प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कितना है 48 है 47, ठीक है। अब तो ओपनिंग स्टॉक भी है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 22 है -18 कितना बना 4। ये जो डिफरेंस है इसको आपने अपनी रेकंसिलिएशन में क्या करना है ऐड, क्योंकि ओपनिंग आपके दिमाग में पहले से ही याद है, मैंने कुछ नहीं कराया याद, मैं लॉजिकली भी समझा दूंगा बात अभी थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल पर्चा तो पास कर ले। पर्चा पास करने के लिए लॉजिक की कोई जरूरत पड़ रही है, अभी तक पर्चा पास हो रहा है, ठीक है जी। तो +4, तो 4 हो गया जनाब प्लस। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का 7 और मार्जिनल का 6, 7 - 6 1। अब ये 1 का डिफरेंस जो है अपनी रेकंसिलिएशन में क्या करना है, क्योंकि क्लोजिंग हमेशा हम क्या करते हैं ऐसे माइनस। अब अगर आपने उलट लिख दिया ना बच्चों, तो ये रूल भी उलट जाना है, तो आप पर्चे में ना उलट जाएं, इसलिए मैंने डे 1 से बस एब्जॉर्प्शन एक बार पहले बोल दिया था। तो अगर हम मार्जिनल पहले बोल देते, मतलब उस वक्त तो जरूरत नहीं थी, अगर आज यहाँ पहले स्टार्ट में हम मार्जिनल लिख लेते तो यहाँ मार्जिनल लिखने से फिर ये उलट हो जाएगा। तो किताबों में दोनों तरह से सोल्यूशन मिलेगा आपको, लेकिन आपने इस पर पक्के रहना है। हम तो हमेशा ही एब्जॉर्प्शन पहले लिखते आए हैं, ओके। एब्जॉर्प्शन वाला प्रॉफिट स्टेटमेंट भी पहले बनाया, मार्जिनल बाद में बनाया, तो फिर यहाँ पे भी रेकंसिलिएशन में एब्जॉर्प्शन को पहले लिखा, मार्जिनल पे पहुंचे, और ओपनिंग ऐड क्लोजिंग लेस तो हमें पहले याद है, ठीक है। ले जी 50 आ गया, मैच हो गया, चलो जी। सो रेकंसिलिएशन भी बनती जा रही है। लो जी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, ओपनिंग स्टॉक बन गया इस पीरियड का क्लोजिंग। फिर अब 145 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 33 जी। वेरिएबल ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गई
119 और यही क्या है, उसकी वजह क्या है? देखो ना ऊपर एब्जॉर्ब्ड एफओएच कितने आए हैं, 25, एक्चुअल भी क्या है 25, तो कोई डिफरेंस था ही नहीं, अंडर ओवर कुछ नहीं था, ठीक है जी। तो यही एडजस्टेड भी आ गए। 119 कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। अब बताएं जी 46, 38, फिर जी टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, इसको करंट कॉस्ट भी कहते हैं, 126 इसमें ऐड हो गया। अब 120 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 4.5, आंसर इज 20। ये 1 वाला कौन है? अच्छा जी 99 आ गया, 99 स्टॉक ज़्यादा है ना शायद। उसके बाद जो मार्केटिंग है वेरिएबल वाले वो हैं 3, कंट्रीब्यूशन 63, जी 63, फिक्स कॉस्ट है तो फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रही 33, प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है 38, उधर 7 इधर 6, डिफरेंस इज 1। नाउ दिस इज डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग को करेंगे ऐड, तो 1 को कर दिया आपने ऐड। फिर क्लोजिंग स्टॉक कितना है जी 33 और 27, डिफरेंस कितना है 6। अब क्लोजिंग के डिफरेंस क्या करेंगे लेस, तो ये रेकंसिलिएशन तक जाना हुआ करेगा आपको, ठीक है, ये ऐसे हुआ करेगा आपके साथ, शुक्र है। इसको जरा इसकी जरा पिक्चर ले लें, किसी ने अगर लेनी है पिक्चर तो। कैलकुलेटर देना जरा, तो रहने दो। अच्छा जी अब छोटी सी बात, अच्छा ये बाकी तस्वीर भी रह गई, थोड़ा टाइम लेगा सवाल, हाथ से सीधा हो गया ना थोड़ा सा, पहले सीधा ही था इस पे। अच्छा नहीं मैं पहले सर ऐसे नहीं था, हम टुंडे थोड़े ही थे। अच्छा सुने जी, ये जो आपने काम किया है ना जी, ये हर जगह पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसके लिए ज़रूरी क्या है, मिसाल के तौर पे आपको सवाल के अंदर सिर्फ कह दे कि आप निकाल दें, अब वो कहे जी प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो इतना है, डायरेक्ट प्रॉफिट दिया हो, और कहे मार्जिनल वाला प्रॉफिट बनाओ, मतलब स्टेटमेंट बनाओ और रेकंसिलिएशन भी बनाओ। अब आपके पास एब्जॉर्प्शन वाला स्टॉक ना ओपनिंग में होगा ना क्लोजिंग में, ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं, कई दफ़ा ऐसा होगा। तो ये कमज़ोर तरीका है, एक और मजबूत तरीका भी है, वो क्या है, मैं यहीं से शुरू करता हूं क्लोजिंग से, ठीक है। जो पहले में क्लोजिंग आ रहा ना, क्योंकि मामला ये हुआ है कि हमारे पहले महीने के अंदर तो कोई डिफरेंस था ही नहीं, दूसरे में आए 4 रुपए की फिगर में आपको निकलवाने लगा हूं, ठीक है। अब मैंने आपको क्या समझाया हुआ है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर प्रोडक्ट कॉस्ट को देखें तो फर्क क्या है इन दोनों में, फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट का, ओएआर का। इसका मतलब ये हुआ कि एब्जॉर्प्शन वालों ने फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट यानी ओएआर को, अगर मैं पर यूनिट की बात करूं तो 1.25 रुपीस को उन्होंने प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनाया था, और चूंकि उन्होंने प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनाया था तो क्लोजिंग स्टॉक में जो यूनिट्स पड़े हैं दूसरे महीने में, उनमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वालों ने उसको शामिल करके वहां से निकाल दिया। मार्जिनल वालों ने ये नहीं किया था। इसका मतलब दोनों स्टॉक्स के अंदर जो डिफरेंस है दरअसल वो है क्या चीज़,
1.25 पर यूनिट फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट। अब क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स दूसरे महीने में हैं कितने? 3000, यही है। 3000 यूनिट्स की कॉस्ट एब्जॉर्प्शन वालों ने ली हुई है 7.25, मार्जिनल वालों ने ली हुई है 6। सही बोला मैंने? ये 6 ही था ना ये, क्योंकि ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है। और ये एब्जॉर्प्शन वाले क्या करते हैं, इसको भी शामिल कर देते हैं कॉस्ट में, प्रोडक्ट की कॉस्ट में। अब 3000 यूनिट्स फिक्स फिनिश गुड्स के क्लोजिंग यूनिट्स हैं, 3000 यूनिट्स की जो कॉस्ट एब्जॉर्प्शन वालों ने ली हुई है वो है 7.25, जो मार्जिनल वालों ने ली हुई है वो है 6। तो दोनों में फर्क क्या है? 1.25। यानी हमारा ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस क्या है? ये 1.25। अब मैं यहां पे आया तो मैंने कहा जी ये जरा आप कैसे लिखूं मैं इसको? यूं लिख देता हूं सेकंड मंथ में, ठीक है? या इधर लिख दे, नहीं चलो ये सेकंड मंथ के लिए कितने यूनिट्स हैं? 3000 इंटू 1.25, ठीक है? तो ये क्या किया मैंने? OA, पहले यूं करते हैं, मैंने क्या पकड़ा जी? OAR, और उसको मल्टीप्लाई किससे किया जी? क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स के साथ। यही तो वो डिफरेंस है इन दोनों में, बस 1.25 का। तो 1.25 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 3.75, जिसको अब राउंड अप करके 4 करो, क्योंकि आपने राउंडिंग की हुई थी, ठीक है? तो ये 4 मैंने निकाला है, निकल आया 4, ठीक है? एग्जैक्ट निकलता अगर वो काम आप कर रहे हो तो इस तरतीब से, ठीक है? कितना आ गया जी? 4। तो ये 4 क्या है? क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स में डिफरेंस, दोनों की कॉस्ट में डिफरेंट यूनिट्स लेकर ले लिया। अब ये डिफरेंस है क्लोजिंग वाला, तो इसको क्या करें? ऐड या लेस? क्लोजिंग को करते हैं लेस, तो वहां पे हमने लेस लिख लिया। अब इसको जरा आजमा लेते हैं, ठीक है? ये मसलन आप आ गए थर्ड मंथ के स्टार्ट में, ठीक है? ओपनिंग के लिए अब थर्ड मंथ का स्टार्ट है। ओपनिंग स्टॉक वही जो अभी क्लोजिंग बना था, कितना? 3000। ये 3000 है और उसके साथ वही 1 पॉइंट, तो वो तो वैसे ही चला गया, ठीक है ना जी? तो थर्ड का ओपनिंग कैसे निकाला आपने? यही 1.25 इंटू 3 इज इक्वल टू 4। लेकिन थर्ड का जो क्लोजिंग है, अब वो यूनिट्स बदल गए, कितने यूनिट्स हो गए? तो 1.25 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, वही 1 नजर आ रहा है? तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। अब आखिरी महीने का जल्दी से निकाल लो, वो तो वही चल जाता है, लेकिन आप जरा प्रैक्टिस कर लेना। 1.25 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अब ये डिफरेंस किसका है जी? ओपनिंग का। ओपनिंग का डिफरेंस है, तो हमारी रेकंसिलिएशन में क्या होगा? ऐड, तो हमने ऐड कर दिया। फिर क्लोजिंग यूनिट्स कितने हैं? 4.5, तो 1.25, अब फोर्थ का एंड आ गया। ये मैंने ये और पता है ना कि क्लोजिंग के लिए किया हुआ, ठीक है? डिफरेंट कैलकुलेशन ऐसे भी हो सकती है। तो हमने कहा जी 1.25 को मल्टीप्लाई करें 4 आंसर इज, तो 6 हो गया, तो ये 6 उधर लिख दिया। अब ये क्योंकि डिफरेंस क्लोजिंग का है तो करना क्या है? माइनस। तो ये जो काम है, ये काम आपको हर जगह बचा जाएगा, बस पता होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली बात पता होगी तभी काम चलेगा ना। मैं सवाल नहीं करा रहा, टेंशन ना लो, लेकिन मैं उस सवाल का फॉर्मेट बना के आपको 3 सवाल होमवर्क में देने लगूँ। मैं कल कराऊंगा फिर, यानी मंडे को इंशाल्लाह 3 10 मिनट में एक सवाल होता है, आधे घंटे का होमवर्क बस होगा 10 मिनट में। ये ऐसा सवाल नहीं होगा वो। आप सुनिए, तो पिक्चर लेनी है तो ले लें, बाकी फिर सुनिए। सवाल में कुछ निकलना ही नहीं है, ऐसे होगा आपका सवाल इंशाल्लाह। जाके सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ें। आज एक बोर क्लास पढ़ी हमने, है ना? लेकिन क्या करें, ये बहुत जरूरी थी और मजबूरी थी। अब टॉपिक तैयार है, बस में मसले मसाइल देखने, हम हर सवाल में नया कटा खुल जाना है बस। मुझे क्या पता, अभी पढ़ो, पढ़ाता हूँ अभी। ले जी, होमवर्क नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2,
फिर आसान ही है, सही कह रहा है, लेकिन एक कुछ चलन देगा तो मैंने तां ही कुछ करांगे ना। फिर जी क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, मैंने पढ़े बगैर ये देना है होमवर्क में आपको। पागल ही होए लैपटॉप को क्या और 4 भी बस। अच्छा अब सुने जी, इन्हें लिखण को नहीं देना, आप लिख लें। क्वेश्चन 2, 3, 4 आपका होमवर्क है। सवाल पढ़ें। प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट फॉर द ईयर अंडर एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल, प्रिपेयर रेकन्सिलिएशन। ठीक है, अब 2 साल का डेटा है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ उठ के आ गई हुई है। Following information has been extracted from financial records of ATF, production units, finished goods at beginning, finished goods at end और सेल यूनिट्स गायब है, ये निकालने पड़ेंगे। फिर सेल प्राइस पर यूनिट है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट फॉर द ईयर है टोटल, एडमिन एंड सेलिंग, एनुअल बजटेड कैपेसिटी। पूरे सवाल में नॉर्मल कैपेसिटी नहीं गिवन तो बजट कैपेसिटी की नॉर्मल कैपेसिटी एक ही बात होती है। फिर क्या दे रहा है, एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट। तो भाई मटेरियल की तो होती है एक्चुअल है, लेबर की भी एक्चुअल है, और यार ये मसला क्या चल रहा है, ये मुझे इस कीबोर्ड का मसला लग रहा है ना। हैक कर लिया आप लोगों ने मेरा कंप्यूटर। चलो अच्छा, अब सवाल ऐसा ही है, इसका फॉर्मेट कैसे होगा सुनो। आपने प्रॉफिट स्टेटमेंट्स जो हैं वो तो अलग अलग बनानी है, तो आप ऐसे पहले प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओगे एक और फिर दूसरी। ठीक हो गया जी। ये प्रॉफिट स्टेटमेंट आ जाएगी आपकी एब्जॉर्प्शन की, ये तो अलग ही होनी है, और ये आ जाएगी मार्जिनल की। इस बार मुझे फॉर्मेट सिखाना था क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सारे आए हुए हैं। फिर जनाब जब कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग है ना, वो आपने कंबाइन बना लेनी है। मैं आपको टाइम बचाने के लिए ये बता रहा हूँ, वरना आप अलग अलग भी बना के सवाल तो कर ही आते हैं, पर हम इसको यूं कर लिया करेंगे, एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल। अब यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब यहाँ पर तीनों के आ जाए, इस चारों आ जाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ क्या आएंगे, 3। यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर फॉर्मूला एक ही बार, तो यहाँ पे ओपनिंग ऐड, क्लोजिंग लेस, यहाँ एडजस्टमेंट होगी, यहाँ नहीं होगी, तो ये एक ही वर्किंग में दोनों टैकल हो जाएंगे। ठीक है, सही है। अब यहाँ से प्रॉफिट निकलेगा, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल करके जीपी, उसके बाद लेस सेलिंग एडमिन फिक्स हो चाहे वेरिएबल। यहाँ पे सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल लेस वेरिएबल सेलिंग मार्केटिंग कंट्रीब्यूशन, उसके बाद लेस कर देंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, चाहे प्रोडक्शन चाहे नॉन प्रोडक्शन। प्रॉफिट्स आ गए, प्रॉफिट्स के बाद रेकन्सिलिएशन मांगी हुई है देखो। तो इस सवाल के अंदर वैसे पढ़ते हुए कुछ लगा ऐसा कि गड़बड़ है, कोई चीज़ होनी भी नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है, ये तीनों सवाल आपने होमवर्क में करने हैं। ज़िंदगी अगर रही तो मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।